Hello, my dear students. I welcome you in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do all the important question answers of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse by William Sarin. So question number 1 is, why was it difficult for Aram to believe the sight of his cousin Murad with the beautiful white horse? आरम के लिए बहुत मुश्किल था इस बात पे बिलीव करना कि मुराद है वहां पे और किसके साथ है, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे. सो ये मुश्किल क्यों था? सो व्हेन आरम लुक्ड थ्रू द विंडो, जब आरम ने विंडो से बाहर देखा, ही सॉ हिज कजन मुराद विद अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, कि जो कजन है वो एक ब्यूटीफुल हॉर्स के साथ है. एंड इट वॉज अ साइट विच वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू बिलीव फॉर 2 reasons. 2 कारणों से बहुत मुश्किल था इस पे बिलीव करना. First one, the whole of the Garoglanian family to which the 2 boys belonged was extremely poor and therefore it was not possible for Murad to buy that horse. तो पूरी जो गैरोग्लेनियन फैमिली थी, उन जिससे वो 2 बॉयज बिलोंग करते थे, वो बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी. एंड इसलिए मुराद के लिए इम्पॉसिबल था कि वो किसी हॉर्स को बाय करे, यानी कि परचेज करे, क्योंकि मुराद उस हॉर्स के साथ था, वो परचेज नहीं कर सकता था और फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में थी. इसलिए 1 reason was this. Next was, in that case it would mean that Murad had stolen that horse. और नेक्स्ट केस में वो ये मान सकता था कि मुराद ने इस हॉर्स को कहीं से चुराया है. बट दैट वॉज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ये इसकी भी पॉसिबिलिटी कम लगती थी, क्योंकि द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज also very much famous for its honesty and therefore Murad could not steal that horse either. और जो गैरोग्लेनियन फैमिली थी वो अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसलिए मुराद उसको स्टील भी नहीं कर सकता था, चुरा भी नहीं सकता था. What traits of the Garoglanian family are highlighted in the story? तो गैरोग्लेनियन फैमिली के क्या ऐसी गुण हैं, ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज हैं जो इस स्टोरी में हाईलाइट किए गए हैं. गैरोग्लेनियन फैमिली दो नाउ पुअर. अब आज इस टाइम पे गैरोग्लेनियन फैमिली बहुत ज़्यादा पुअर थी. पहले वो बहुत रिच हुआ करते थे, लेकिन अब स्टोरी में जो दिखाया गया है बहुत ज़्यादा पुअर है. वर फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं. इवन व्हेन दे वर वेल्दी, पर जब वो वेल्दी थे उस टाइम भी उनमें मेन चीज़ क्या थी? ऑनेस्टी. दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट एंड आफ्टर दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. तो उस फैमिली की मेन थिंग क्या थी? उनको अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा प्राउड था. उसके बाद मेन चीज़ थी ऑनेस्टी एंड आफ्टर दैट वो बिलीव करते थे कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत. मीन्स उनके लिए ऑनेस्टी सबसे पहले थी. None of them would take advantage of anybody in the world. और उनकी फैमिली में कोई भी किसी का एडवांटेज नहीं लेता था, किसी का भी बेनिफिट नहीं लेता था. ऑनेस्टी से चलते थे. दे वुड नॉट स्टील, वो कुछ चोरी भी नहीं करते थे. नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. और गैरोग्लेनियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ तो एटलीस्ट नहीं हो सकता था. सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट 2 कैरेक्टर ट्रेट्स of Murad are hinted at by the narrator in the initial part of the story. So मुराद के कैरेक्टर के कौन से 2 ऐसे क्वालिटीज़ हैं जो बताए गए हैं इनिशियल पार्ट में स्टोरी के. मुराद वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी. हर कोई उसको क्या मानता था? क्रेजी, यानी कि समझदार नहीं है. ही वॉज नॉट सेंसिबल, ऐसा माना जाता था जो उनको जानते थे. एक्सेप्ट द नरेटर, केवल नरेटर ही ऐसा था. नरेटर कौन था? आरम. आरम को ही उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता था. ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेस. वो हॉर्सेस के बारे में भी बहुत ज़्यादा क्रेजी था. सेकेंडली, ही इंजॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स. और वो किसी से भी सबसे ज़्यादा क्या था? अलाइव, यानी कि अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से जीता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट ऑन सीइंग द हॉर्स एंड मुराद. नरेटर का क्या रिएक्शन था? नरेटर यानी आरम का क्या रिएक्शन था जब उसने हॉर्स और मुराद को एक साथ देखा? द हॉर्स वॉज मैग्निफिशेंट. हॉर्स कैसा था? बहुत शानदार टू लुक एट. गेव आउट अ लवली स्मेल एंड इट्स ब्रीदिंग वॉज क्वाइट एक्साइटिंग. तो जब
नरेटर यानी कि आरम ने उस हॉर्स को देखा तो उसको कैसा लगा, बहुत ज़्यादा शानदार। वो एक बहुत ही अच्छी से स्मेल प्रोड्यूस कर रहा था एंड इवन आरम ने उसको स्मेल करके भी देखा, टच करके देखा कि इट्स रियल। येट ही कुड नॉट बिलीव दैट द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद मुराद बिकॉज ही कुडंट हैव बॉट इट। लेकिन वो ये सोच रहा था, आरम ये सोच रहा था कि इसका कोई भी लेना देना नहीं हो सकता मुराद से, इस हॉर्स का, क्योंकि ये उसको बिलोंग ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुराद जो है वो इसको परचेज नहीं कर सकता, इस हॉर्स को। What feeling did the sign of cousin Murad and the horse arouse in the narrator? तो क्या ऐसी फीलिंग्स थी जो हॉर्स को देख करके और मुराद के साथ हॉर्स को देख के नरेटर के मन में क्या ऐसी फीलिंग्स आई? तो द नरेटर स्टेयर्ड फर्स्ट एज हिज कजिन एंड देन द हॉर्स। तो नरेटर ने सबसे पहले स्टेयर मतलब घूर घूर के देखा, किसको? सबसे पहले अपने कजिन मुराद को, उसके बाद हॉर्स को। There was a pious stillness and humor in each of them. मतलब एक पवित्रता से वो उसको देख रहा था। He was delighted as well as frightened. Delighted means बहुत ज़्यादा happy भी था and डरा हुआ भी था। Happy इसलिए था कि उसको horses का शौक था और वो अपने सामने एक live horse देख रहा था। Frightened इसलिए था क्योंकि उसको वो लोग परचेज तो कर नहीं सकते थे। They were living in a comical poverty. बहुत ज़्यादा हंसने वाली, मतलब हंसाई जा सके ऐसी गरीबी में जी रहे थे। और अगर मुराद ने वो हॉर्स परचेज नहीं किया था तो फिर वो हॉर्स कहाँ से आया था? दैट्स वाई ही वॉज फ्राइटेंड। गिव एग्जाम्पल्स टू शो वाई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर्स ऑफ द नरेटर्स फैमिली। तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं जिनसे हमको ये पता चले कि उसको क्रेजीएस्ट मेंबर माना जाता था, मतलब बिल्कुल जो कि समझदार नहीं था, ऐसा मेंबर माना जाता था फैमिली का। तो कजिन मुराद हैड क्रेजी स्ट्रीक। स्ट्रीक का मीन्स होता है किसी कैरेक्टर के किसी के कैरेक्टर का कोई पर्सनल पार्ट आप कह सकते हैं, कैरेक्टर का गुण आप कह सकते हैं। तो उसके कैरेक्टर का गुण क्या था कि वो क्रेजी था, ये उसकी कैरेक्टर की क्वालिटी थी। क्रेजी स्ट्रीक मीन्स उसके कैरेक्टर की क्वालिटी होना। और कैसी क्वालिटी थी? विच वॉज नॉट सेंसिबल, वो समझदार नहीं था। ही वॉज क्वाइट क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, और वो हॉर्सेज के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रेजी था, पागल था उनके पीछे, मैड आफ्टर हॉर्सेज। He kept the stolen white horse for about 6 weeks. उसने उस हॉर्स को अपने पास कितने टाइम तक रखा था? 6 weeks तक अपने पास रखा था। रोड इट, उसके ऊपर उसने सवारी की। लव्ड इट, फेड इट वेल, और उसको बहुत अच्छा खिलाया भी। एंड हिड इट इन अ डिजर्टेड वाइन यार्ड। एक यार्ड था, डिजर्टेड यानी बहुत लंबे टाइम से उसको यूज नहीं किया गया था, वहां पे उसने उसको हिड मीन्स छुपा के रखा। When he sang in the open countryside, अब ये उसके कैरेक्टर का एक और गुण था कि जब भी वो कहीं दूर ओपन कंट्री साइड में जब भी कभी गाता था, इट सीम्ड एज इफ ही वर रॉरिंग, कि वो चिल्ला रहा है। ओके, सो दीज वर द कैरेक्टर ट्रेट्स, इसीलिए उसको क्या माना जाता था? क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। Why does the narrator mention Uncle Khosrow? Which characteristic feature of him are highlighted? So अंकल खोसरो का मेंशन यहाँ पे क्यों किया गया है स्टोरी में, एंड उनके कैरेक्टर की कौन सी विशेषताएं जो है वो यहाँ पे हाईलाइट की गई है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हिम आर हाईलाइटेड। सो cousin Murad seemed to inherit the crazy streak of Uncle Khosrow. तो जो उसका कजिन, आरम का कजिन है मुराद, उसको देख के लगता है कि शायद जो क्रेजीएस्ट थिंग, जो चीज है, वो उसने अंकल खोसरो से ही ली है। उसमें कैसे? इनहेरिटेड बाय अंकल खोसरो। ही वॉज अ बिग मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। एक उनके जो हेयर है वो ब्लैक है, एंड वेरी लार्ज मस्टाच, उनकी जो मूछें हैं वो बड़ी बड़ी हैं। He was quite furious in temper, उनको गुस्सा जल्दी आता है। Very irritable and impatient, और उनमें पेशेंस की भी थोड़ी कमी है, धैर्य की भी कमी है।
बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, जल्दी एनॉय हो जाते हैं, किसी से भी जल्दी चिढ़ जाते हैं. ही वुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग हिज पेट फ्रेज. और एक उनकी पेट फ्रेज है जो कि वो हमेशा यूज़ किया करते हैं और उसको यूज़ करके वो हर एक को चुप करवा देते हैं. क्या है वो फ्रेज? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. मीन्स इससे क्या हो गया, अगर ऐसा भी है तो इसकी तरफ ध्यान मत दो. हर चीज में वो यही कहा करते थे, इट इज नो हार्म, इससे तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट हाउ अंकल खोसरोज इम्पेशंस समटाइम्स वर्कड टू हिज ओन डिसएडवांटेज. अब इस चैप्टर में से कोई ऐसा एग्जाम्पल हमको देना है जो ये इलस्ट्रेट करे, जो ये बताए कि अंकल खोसरो का जो इम्पेशंस था, उनका जो अधीर हो जाना, जो धैर्य उनमें नहीं था, वो उनके लिए कभी कभी क्या नुकसानदायक साबित हो जाता था. तो ये एग्जाम्पल देना है. Once Uncle Khosrow was getting his mustache trimmed in a barber shop. एक बार वो एक बार्बर की शॉप पे थे और अपनी मस्टैच को ट्रिम करवा रहे थे, अपनी मूंछों को ट्रिम करवा रहे थे. Suddenly their house was on fire. उनका घर क्या था? जल रहा था. His own son आरक, उनका खुद का सन आरक, ran 8 blocks to the barber shop to inform him. तो उनका जो सन था आरक, वो उनके पास आया उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि our house is on fire. खोसरो got impatient and roared at his son. खोसरो फिर से बहुत ज़्यादा impatient हो गए और अपने बच्चे पे चिल्लाए. What? When the barber reminded him, लेकिन जब बार्बर ने फिर से उनको रिमाइंड कराया दैट हिज हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनका जो घर है वो जल रहा है, खोसरो रोड एट हिम, खोसरो फिर से उस पर चिल्लाए एंड स्टॉप हिम फ्रॉम टॉकिंग, उसको बोलने से रोक दिया बाय सेइंग, क्या कहा उन्होंने? इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. क्या बोला? कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम इस पे ध्यान ही मत दो. नेक्स्ट, what did the farmer John Byro tell the two boys when one day they accidentally met him with his horse in their custody? तो जॉन बायरो ने क्या कहा उन दो बॉयज से? दो बॉयज कौन थे? आरम एंड मुराद. जब एक्सीडेंटली जॉन बायरो और उन दो बॉयज की मीटिंग हो गई रास्ते में, और उनके साथ कौन था? हॉर्स. The farmer examined the horse when one morning he found it with two boys, and he told them that he could swear that the horse was his very horse which had been stolen from him many weeks ago. So the farmer who was John Byro, तो फार्मर ने जैसे ही एग्जामिन किया, जैसे ही देखा उस हॉर्स को उस सुबह, उन्होंने क्या पाया? ही फाउंड इट. जब दो बॉयज के साथ देखा, उन्होंने बोला आई कुड स्वीयर, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, दैट द हॉर्स वॉज हिज वेरी हॉर्स, कि ये उनका ही हॉर्स है. वेरी हॉर्स मीन्स उनका खुद का ही हॉर्स है. विच हैड बीन स्टॉलन, वो चुराया जा चुका था, फ्रॉम हिम मेनी वीक्स बिफोर, कई वीक्स पहले. इफ ही डिड नॉट नो अबाउट देयर पेरेंट्स, अगर वो उनके पेरेंट्स के बारे में नहीं जानते, किनके पेरेंट्स? आरम और मुराद के पेरेंट्स के बारे में नहीं जानते, तो वो ये सोचते कि इन्हीं दो बॉयज ने चुरा लिया है. ही एडेड दैट द फेम ऑफ देयर फैमिली फॉर ऑनेस्टी वॉज वेरी वेल नोन टू हिम, एंड देयरफॉर ही लाइक्ड टू से दैट द हॉर्स कुड बी द ट्विन ऑफ हिज स्टॉलन हॉर्स. तो उन्होंने क्या बोला अंकल को? जॉन बायरो ने बोला कि अगर वो उनकी फैमिली की ऑनेस्टी के बारे में नहीं जानते या पेरेंट्स की ऑनेस्टी के बारे में नहीं जानते, तो वो क्या कहते? वो हमेशा ये कहते कि ये हॉर्स उन्हीं का ही हॉर्स है. लेकिन वो जानते हैं कि ये दोनों बॉयज़ गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलीव करते हैं, और वो फैमिली किस लिए जानी जाती है? अपनी ऑनेस्टी उनका प्राइम कंसर्न है. ऑनेस्टी उनके लिए प्राइमरी थिंग है, बाकी सब सेकेंडरी हैं. तो वो क्या कह रहे हैं कि शायद हो सकता है ये हॉर्स उसी का ही ट्विन हो और तुम लोगों ने ना चुराया हो. सो गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ मुराद्स जॉय राइड. जब मुराद ने सवारी की घोड़े पे, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमको देना है यहाँ पे. मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड.
मुराद ने जैसे ही उसकी हील्स पे किक किया, घोड़े की हील्स पे, और उसको क्या बोला, वजारे रन। The horse stood on its hind legs, snorted and ran forward at full speed. तो जैसे ही हॉर्स ने अपनी पिछली टांगों पे वो खड़ा हुआ एंड अपनी फुल स्पीड पे भागना शुरू कर दिया, स्नोरिंग की वॉइस के साथ। मुराद रेज्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, और वो कहाँ पे लेके गया उसको, ड्राई ग्रास का एक फील्ड था वहां पे लेके गया, टू एन इरिगेशन डिच। He crossed the ditch on the horse, और उसको उसने, वो जो डिच था, वो जो खड्डा था, उसको उसने पार किया। When he returned 5 minutes later, he was dripping wet, और इतनी मतलब पूरी स्पीड से वो गए कि जब वो वापस आए वो पूरी तरह गीला था। कौन, मुराद। So next answer is, how did Aram the narrator fare in his solo ride? सोलो राइड मतलब अभी उसने सबसे पहले मुराद ने उस पर राइड ली, उसके बाद आरम ने उस पर राइड ली, तो उसका क्या था सीन। आरम लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स, जैसे ही वो उसकी बैक पे बैठा, हॉर्स की बैक पे बैठा, बट इट डिड नॉट मूव। क्या हुआ, उसकी बैक पे आरम बैठ तो गया लेकिन वो मूव नहीं हुआ। कौन, हॉर्स। देन ही किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, फिर उसने, आरम ने घोड़े की मसल्स पे किक किया। इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, देन इट बिगिन टू रन, और उसके बाद वो स्नॉटिंग करने के बाद फिर से वो चलने लग गया, दौड़ने लग गया हॉर्स। आरम डिड नॉट नो हाउ टू राइड, लेकिन आरम को हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी। द हॉर्स रैन डाउन एंड रोड टू अ वाइन यार्ड, और हॉर्स कहाँ पहुंच गया, वाइन यार्ड की तरफ पहुंच गया। इट लीप्ड ओवर 7 वाइन्स थ्रू द राइडर एंड रैन अवे, तो उसने क्या किया, क्योंकि आरम को हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, इसलिए आरम को हॉर्स ने नीचे गिरा दिया और वो भाग गया वहां से। How did Uncle Khosrow react to John Byro's complaint about the steal of his horse? So, अंकल खोसरो ने क्या रिएक्शन दिया, जॉन बायरो ने जब कंप्लेन की अपने हॉर्स की, उनका हॉर्स खो गया था और अंकल खोसरो के घर पे जॉन बायरो आए हुए थे एंड दे बोथ वर टॉकिंग, एंड जब वो टॉकिंग हो रही थी उस टाइम एक बात ये भी निकली कि जॉन बायरो का जो हॉर्स है वो किसी ने चुरा लिया है। सो अंकल खोसरो की क्या रिएक्शन थी, जॉन बायरो वॉज सेड that his white horse had been stolen last month, जॉन बायरो का जो हॉर्स है वो किसी ने चुरा लिया है पिछले महीने, एंड इट वॉज मिसिंग इवन देन, और तब से वो मिल ही नहीं रहा है। इंस्टेड ऑफ शोइंग एनी सिंपैथी, अब बिना सिंपैथी शो करने की बजाय अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, जो उनका पेट सेंटेंस था, इट इज नो हार्म व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, क्या हो गया अगर एक हॉर्स खो गया तो, व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, किसी हॉर्स के खोने पे क्या चिल्लाना। तो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ अंकल खोसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड फार्मर जॉन बायरो एडवांस टू प्रूव द यूजफुलनेस ऑफ अ हॉर्स टू अ कंट्री ड्वेलर। अब क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जॉन बायरो ने अपनी कंट्री ड्वेलर, यानी कि वो लोग तो बाकी आरम एंड दे पीपल वर लिविंग इन द सिटी, एंड अंकल जॉन बायरो जो थे वो बहुत दूर रहते थे, कंट्री साइड में रहते थे, तो वो क्या यूजफुलनेस बताते हैं एक हॉर्स की कंट्री ड्वेलर के लिए। ड्वेलर मीन्स रहने वाला, गांव की साइड रहने वाला। फर्स्ट क्या थी, हिज सरे वॉज नो गुड विदाउट अ हॉर्स, यानी कि कैरियर्स का क्या यूज, जब गाड़ी का क्या यूज जब उसके आगे हॉर्स ही नहीं हो। फर्स्ट तो उन्होंने ये इंपॉर्टेंस बताई। सेकेंड, ही हैड टू वॉक 10 माइल्स, सेकेंड उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बताई कि उनको 10 माइल्स तक चलना पड़ता है टू गेट देयर, मीन्स सिटी तक पहुंचने के लिए, एंड हिज लेग पेन्ड हिम, और उनकी जो लेफ्ट लेग है उसमें बहुत ज्यादा पेन है। थर्डली उन्होंने थर्ड क्या बताया, दैट हॉर्स हैड कॉस्ट हिम $60, और उस हॉर्स की क्या कॉस्ट थी, $60। अ सिटी ड्वेलर लाइक खोसरो, अंकल खोसरो जो थे वो सिटी में रहते थे, मे नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ हॉर्स। तो जॉन बायरो ने क्या बोला कि एक सिटी ड्वेलर, एक सिटी में रहने वाले को
वो रियलाइज नहीं कर सकता किसकी, कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है एक हॉर्स की एक बहुत दूर रहने वाले पर्सन के लिए. तो these were the arguments given by John Byro regarding the missing horse. Now, why was Aram unwilling to return the horse so soon? तो आरम क्यों अनविलिंग था? अनविलिंग यानी उसकी इच्छा क्यों नहीं थी कि वो हॉर्स को जल्दी ही रिटर्न कर दिया जाए. आरम वॉज क्रेजी फॉर द हॉर्स एंड ही वॉन्टेड टू लर्न हॉर्स राइडिंग एट ऑल कॉस्ट्स. आरम जो था वो बहुत ज़्यादा क्रेजी यानी मैड हो गया था. किसके पीछे? उस हॉर्स के लिए. बिकॉज ही वॉन्टेड टू लर्न, क्योंकि वो चाहता था कि वो सीख ले हॉर्स राइडिंग किसी भी कॉस्ट पे, एट एनी कॉस्ट ही वॉन्टेड टू लर्न हॉर्स राइडिंग. द हॉर्स वुड नॉट लेट हिम टू राइड ओवर इट. लेकिन वो जो हॉर्स है वो उस पर अपने आप पे उसको बैठने नहीं दे रहा था, उसकी हॉर्स राइडिंग हो नहीं रही थी. एंड हैंस ही वॉज अनविलिंग, इसलिए उसको मन नहीं था कि उस हॉर्स को वो रिटर्न कर दे, एटलीस्ट टिल ही वुड लर्न टू राइड इट. तब कब तक? जब तक कि वो राइडिंग सीख ना ले. कौन? आरम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड मुराद हेल्प द वुंडेड रॉबिन टू फ्लाई? व्हाट डज दिस इंसिडेंट इंडिकेट? तो मुराद ने जब वो एक रॉबिन को उसने जख्मी हालत में देखा, रॉबिन जो था वो वुंडेड था, तो उसको ये इंसिडेंट जो है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या कैरेक्टर ट्रेट्स के बारे में बताता है? मुराद के चरित्र के बारे में, कैरेक्टर के बारे में ये इंसिडेंट जो है वो क्या इंडिकेट करता है, एंड मुराद ने उस घायल रॉबिन की हेल्प कैसे की थी. सो द नरेटर नोटिस्ड ट्राइंग टू क्योर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई. नरेटर यानी कि आरम ने क्या नोटिस किया कि मुराद जो है वो हेल्प करना चाहता है किसकी? रॉबिन की, जो कि घायल हो चुका है, जो कि उड़ नहीं सकता. ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड. मुराद क्या कर रहा था? उस बर्ड से बातें कर रहा था. आफ्टर सम टाइम्स ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर. मीन्स उसका जो विंग था उसको रिपेयर करके उसने क्या किया? आसमान में छोड़ दिया उड़ने के लिए. द बर्ड ट्राइड हार्ड. बर्ड ने भी बहुत मेहनत की. एंड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस. और वो 2 बार गिरा भी अपने इस कोशिश में. हाउएवर एट लास्ट इट फ्लू अवे. फिर भी वो उड़ गया. हाई एंड स्ट्रेट. बिल्कुल हाई, बहुत ऊपर, एंड स्ट्रेट. दिस इंसिडेंट शोज. तो ये इंसिडेंट क्या बताता है? दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ क्रेजी स्ट्रीक, मुराद वॉज काइंड एट हार्ट. मुराद क्या था? क्रेजी स्ट्रीक मतलब वो सेंसिबल नहीं था, समझदार नहीं था, फिर भी उसका हार्ट कैसा था? बहुत ज़्यादा काइंड. वो बहुत ज़्यादा बेनेवोलेंट था. जेंटल टुवर्ड्स गॉड्स क्रीचर्स. और भगवान के बनाए हुए क्रीचर्स के लिए उसके मन में क्या थी? बहुत ज़्यादा दयालुता थी, काइंडनेस थी. ही वॉज काइंड एट हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what did farmer John Byro observe after studying the horse the 2 boys had with them? तो जॉन बायरो ने क्या ऑब्जर्व किया उस हॉर्स के बारे में जो उन 2 बॉयज कौन थे? आरम एंड मुराद. उनके पास जो हॉर्स था उसके बारे में जॉन बायरो ने क्या स्टडी किया, क्या ऑब्जर्व किया? द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली एंड आस्क्ड इट्स नेम. सबसे पहले जॉन बायरो ने उसको ईगरली देखा, उसके बाद पूछा कि इसका नेम क्या है. सो मुराद सेड दैट दे कॉल्ड इट माई हार्ट. वो क्या बुलाते हैं उसको? उसका नाम क्या लेते हैं? माई हार्ट. हम उसको बुलाते हैं माई हार्ट. जॉन बायरो अप्रिशिएटेड इट एज अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स. और जॉन बायरो ने उसको अप्रिशिएट किया यानी कि उसकी प्रशंसा की, उसको प्रेज किया कि इस लवली हॉर्स के लिए नेम भी ऐसा ही लवली होना चाहिए. He was ready to swear that it was the horse that was stolen from him many weeks ago. Actually, जॉन बायरो उनको जज कर रहे थे कि ये क्या नेम सजेस्ट करते हैं, देखते हैं, मीन्स जज करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन फिर he was ready to swear, और वो कसम खाने को भी तैयार हो गए बाद में. कौन? जॉन बायरो. कि ये तो वही हॉर्स लग रहा है जो उनके वहाँ से चुराया गया था कई वीक्स पहले. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. In what context was this observation made and by whom? तो ये जो सेंटेंस है ये किस संदर्भ में कहा गया है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सेंटेंस कहा गया है, किस ऑब्जर्वेशन के लिए एंड किसने. सो दिस ऑब्जर्वेशन वॉज मेड बाय जॉन बायरो. ये ऑब्जर्व किसने किया? जॉन बायरो ने. आफ्टर लुकिंग इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स. तो जॉन बायरो जब उन दो बॉयज आरम और मुराद के पास उन्होंने अपना हॉर्स देखा तो उन्होंने सबसे पहले उसका माउथ चेक किया एंड टूथ टू टूथ उन्होंने मैच किया. He would have claimed it as his own horse as if he had not known. तो उन्होंने बोला कि अगर वो हॉर्स पे अपना क्लेम करते, यानी कि उस हॉर्स के बारे में बोलते कि ये उन्हीं का ही हॉर्स है, अगर वो इफ ही हैड नॉट नॉन देयर पेरेंट्स, अगर वो उनके पेरेंट्स को नहीं जानते, एंड द फेम ऑफ देयर फैमिली फॉर ऑनेस्टी, और वो उनकी ऑनेस्टी नहीं पहचानते या उनकी फैमिली के फेम, उनकी प्रसिद्धि के बारे में नहीं जानते कि ये फैमिली है गैरोग्लेनियन फैमिली, ये सबसे पहले किसके लिए जानी जाती है? अपनी ऑनेस्टी के लिए. तो वो ज़रूर से क्लेम करते कि ये उन्हीं का हॉर्स है, क्योंकि उन्होंने टूथ टू टूथ मैच भी कर लिया था कि बिल्कुल उसके जैसा लग रहा है, डिट्टो उसके जैसा है. द रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस मतलब मिलता जुलता होना, रिजेम्बलेंस मीन्स मिलता जुलता होना, वॉज सो स्ट्राइकिंग दैट ही कॉल्ड इट द ट्विन ऑफ हिज हॉर्स. तो उन्होंने कहा कि ये हॉर्स तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा उनका हॉर्स था, बट मे बी क्या हो सकता है, उसका ट्विन्स भी हो सकता है, कि उसी के जैसा दूसरा कोई और. इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी आइज़ पे ज़्यादा बिलीव है, लेकिन क्या करूं, हार्ट जो है वो हार्ट कुछ और कह रहा था. उनका हार्ट क्या कह रहा था कि ये फैमिली तो चोरी कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये फैमिली किसको बिलोंग करती है? गैरोग्लेनियन ट्राइब को बिलोंग करती है, इसलिए. सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक इंड्यूस्ड द बॉयज टू रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ऑनर? तो क्या ऐसी चीज़ थी जिसने इंड्यूस किया मतलब परसुएड किया उन दोनों बॉयज़ को वो हॉर्स को उसके ओनर को रिटर्न करने के लिए. सो द बॉयज़ वर इम्प्रेस्ड बाय जॉन बायरोज एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स एंड फैमिली. तो जो बॉयज़ थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे जॉन बायरो के एटीट्यूड को देख के, कि जॉन बायरो का एटीट्यूड कैसा है उनकी फैमिली के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, वो बहुत अच्छा है. दे वर इम्प्रेस्ड. He knew their parents very well and so believed whatever the boys said. और उनको पता था कि जॉन बायरो उनके पेरेंट्स को भी अच्छी तरह जानते हैं. So believed whatever the boys said. और जॉन बायरो ने बिलीव भी कर लिया जो उन बॉयज़ ने बोला. किसके बारे में? हॉर्स के बारे में. Secondly, the fame of their family for honesty was well known to him. और उनकी फैमिली का जो फेम था किस बारे में? ऑनेस्टी के लिए, वो भी जॉन बायरो को पता ही था. द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू हिम फॉर द सेक ऑफ फैमिलीज प्राइड एंड डिग्निटी. तो उन दोनों बॉयज ने उस हॉर्स को क्यों लौटाया? फॉर द सेक ऑफ मतलब के लिए. किसके लिए? फैमिली के प्राइड एंड डिग्निटी के लिए. So students, in the next video we will discuss about the long question answers of this chapter. Stay connected, keep watching. Thank you so much.